हाँ तो जय हिंद, नमस्कार साथी जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो अगर वीडियो पे क्लिक की तो छोड़ के मत जाइएगा। आज जो है हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का जो दूसरा नंबर चैप्टर है, ऐसे देखा जाए तो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग तीसरा बनता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दूसरा है। चैप्टर का नाम क्या है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कुल मिला के लगभग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 में हम लोग लगभग 40 देखेंगे, फिर पार्ट 2 में नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे प्रथम सवाल सर, सबसे प्रथम सवाल आपका कहता है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। आपका ऑप्शन है कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, कि जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, कि वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी जी, बहुत ही सवाल है, सबको पता है कि जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष रंगीन मतलब होता है। ठीक है, चलिए सवाल अगला है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कि नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, कि दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी जी ध्यान रखिएगा कि दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे बाहरी रंग होता है लाल होता है, कि नीला होता है, कि पीला होता है, कि हरा होता है। तो सबको पता है कि सबसे बाहरी रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, मतलब सबसे बाहरी रंग क्या होता है, लाल होता है। जैसे हम प्रिज्म से गुजारते हैं श्वेत प्रकाश को तो 7 रंगों में विभक्त होता है, इसी को हमने क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो सबसे बाहरी जो सबसे ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, लाल होता है। अगला सवाल कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, परावर्तन के कारण, कि प्रकीर्णन के कारण, कि अवशोषण के कारण, कि अपवर्तन के कारण। तो मेरे राजा जी, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, बादलों का रंग क्या होता है, उजला होता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है 25 सेंटीमीटर की 25 मीटर की 25 सेंटीमीटर की 25 मिलीमीटर की। ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो ध्यान रखिएगा कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पुतली द्वारा, कि दृष्टिपटल द्वारा, कि पक्षमाभि द्वारा, कि परितारिका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, तो पक्षमाप द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सारा सवाल 24 में पूछा गया। सवाल अगला है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो लाल का होता है, कि हरा होता है, पीला होता है, कि बैंगनी होता है। तो सबसे ऊपर लाल रहता है, तो सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो सबसे कम झुकाव लाल का होता है। लेकिन सबसे नीचे कौन होता है, बैंगनी। तो सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होगा, बैंगनी का होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। सवाल अगला है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मेरे राजा जी सबको पता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने अपन लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। वही प्रिज्म से जैसे ही श्वेत प्रकाश को गुजारते तो ससुरा कई रंग में 7 रंग में विभक्त हो जाता है। सवाल अगला है 9 नंबर, और 9 नंबर सवाल देखिए तो गलती से कट हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको हम पढ़ के बता देते हैं। सवाल है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। निकट का ससुरा साफ साफ नहीं देख पा रहा है, दूर का साफ साफ देख पा रहा है, लेकिन निकट का साफ साफ नहीं देख पा रहा है। तो दूर दृष्टि दोष होगा, कि निकट दृष्टि दोष होगा, कि जरा दृष्टि दोष होगा, कि वर्णतता होगा। तो मेरे साथी जी, अगर उस ससुरा को क्या हो रहा है, गौर कीजिएगा, गौर से सुनिएगा थोड़ा सवाल को, कि उस ससुरा को निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है। और जब निकट का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। कहोगे रे मास्टर गलत पढ़ा रहे हो क्या, नहीं रे, उल्टा होता है। ठीक है, अगर आपको निकट का नहीं दिख रहा है तो आप में दूर दृष्टि दोष, अगर आपको दूर का नहीं दिख रहा है तो आप में निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आ रहा है। चलिए सवाल अगला है आपका, रुक जाइएगा 1 मिनट, घर रहा था। चलिए सवाल अगला है कि मानव नेत्र में क्या होता है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, कि अवतल लेंस होता है, कि उत्तल लेंस होता है, कि उत्तल दर्पण होता है। तो सबको पता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाता है, तो मेरे राजा जी कॉर्निया पे बनाता है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, कि मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, रे कॉर्निया पे। सवाल अगला है 12 नंबर, रुकिएगा। सवाल अगला है कि सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनाया गया प्रतिबिंब होता है, यानी हमको पता है कि नेत्र प्रतिबिंब किस पे बनेगा, आँख किस भाग पर, रेटिना पे। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी और सीधा, कि वास्तविक और सीधा, कि वास्तविक और उल्टा, कि आभासी और उल्टा। ठीक है, गौर कीजिएगा, फिर साउंड आने लगा। तो मेरे साथी जी ध्यान रखें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका ध्यान रखेंगे कि वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो मेरे साथी जी जो टिंडल प्रभाव वो कौन सा परिघटना प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। सवाल नंबर अगला 14 नंबर कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ नहीं देख पाती है। तो मैंने बोला कि अगर किसी में दूर दृष्टि दोष है तो वो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा, और निकट दृष्टि दोष है दूर की वस्तु
वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। बोलो बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति सॉरी दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति क्या होगा, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देगा। मैंने क्या बोला समझिएगा, मैंने बोला कि जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है ना, उसको निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगा, लेकिन दूर की वस्तु दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगा लेकिन निकट की नहीं दिखेगा, और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगा लेकिन दूर की नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में दोष वाली आंख है साफ साफ देख सकती है किसकी, दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाती है लेकिन निकट की नहीं देख पाती है। सवाल अगला है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देखता तो सभी चीज़ों को ठीक से, कि किसी चीज़ को ठीक से, कि दूर की चीज़ों को ठीक से, कि निकट की वस्तु को ठीक से। तो अगर निकट दृष्टि दोष उसमें है मेरे साथी जी, तो किस वस्तु को साफ देख सकता है, तो निकट की वस्तु को ही साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है। सवाल अगला है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो मैंने अभी बताया कि नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनेगा, तो रेटिना पे बनेगा। रेटिना जो प्रतिबिंब बनाता है कैसा बनाता है, तो वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है, कैसा बनता है, छोटा बनाता है। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा, छोटा बनाएगा। अगला सवाल है कि आंख व्यवहार करती है अवतल दर्पण की तरह, कि उत्तल लेंस की तरह, कि समतल दर्पण की तरह, कि अवतल लेंस की तरह। तो मैंने बताया कि आंख जो है, आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 18 है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृश्यम की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 10 सेंटीमीटर होती है, कि 15 सेंटीमीटर होती है, कि 20 सेंटीमीटर होती है, कि 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब सवाल क्या कर, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृश्यम की न्यूनतम दूरी, यानी कितना न्यूनतम दूरी तक किसी वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं, तो 25 सेंटीमीटर एकदम राइट आंसर को बच्चा को पता है। सवाल अगला है आपका कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दो हम देखें दृष्टि दोष कौन कौन सा होता है, तो मतलब दूर दृष्टि दोष भी होता है, निकट दृष्टि दोष भी होता है, अविंदुकता भी होता है, जरा दृष्टि दोष भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको दूर की वस्तु साफ साफ दिख रही है, निकट की नहीं दिख रही, तो कौन सा दोष है, दीर्घ है। निकट की वस्तु साफ साफ दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही, तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। और दूर ना साफ, ना दो दूर का दिख रहा है, ना तो आपका नजदीक का दिख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। तो अगर किसी व्यक्ति को कौन सा दोष है, तो किस, हाँ मतलब अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष के लिए करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल का उपयोग करते हैं, किसका, अवतल का। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो दूर के लिए हम लोग उत्तल का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है कि तरंगदैर्ध्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो मीटर में, कि हर्ट्ज में, कि मीटर सेंटीमीटर में, मीटर प्रति सेकंड में, कि आपका इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी ध्यान रखेंगे कि तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किस में किया जाता है, मीटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है कि निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस होता है, तो अभी मैंने बताया राजा जी, देख सवाल कितना बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो निकट में आपका अवतल होगा और दूर में क्या होगा, तो दूर में आपका उत्तल होगा, ध्यान रखिएगा, उत्तल। ठीक है, चलिए सवाल अगला है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस है। मैंने बताया राजा जी कि अगर निकट होगा तो अवतल का उपयोग करेंगे, दूर होगा तो उत्तल का करेंगे, लेकिन ससुरा को जरा दृष्टि दोष तक कौन सा उपयोग करेंगे। तो मेरे साथी जी ध्यान रखिएगा कि जरा दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर आपका 23 है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में कितने 7 वर्ण होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है, देखिए सवाल देखिए, जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा मतलब क्या हुआ, प्रिंटिंग गलत हुआ है, मतलब बुक वाला ही गलती किया, मेरे से कुछ गलती नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा धुंधला मतलब छापा है ये। सवाल 24 नंबर की श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है लाल है, कि पीला है, कि बैंगनी है, कि हरा। तो सबसे अधिक विचलित कौन होगा, तो बैंगनी होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा 24 का। सवाल नंबर 25 है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होगा, तो ये मान को चलो प्रिज्म है, इसे श्वेत प्रकाश गुजर 7 रंग में है, तो सबसे कम विचलित कौन सा, मतलब सबसे कम नीचे कौन आ रहा है, तो सबसे कम मतलब कौन विचलित हो रहा है, तो आपका ये ऊपर जो वाला लाल रहता है ना, वही कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का विचलन, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कि प्रकीर्णन, कि अपवर्तन। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे 26 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं अपन लोग, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए
सवाल अगला है कि प्रकाश के किरण वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, लाल के लिए होता है कि पीला के लिए होता है कि बैंगनी के लिए होता है कि हरा के लिए होता है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा है। तो मेरे साथी जी किसके लिए होगा रे, तो बैंगनी के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होगा और आपका लाल के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है 28 नंबर कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म का वह अपना गुण है कि प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन होता है, कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, कि सूर्य की इसका कोई कारण नहीं है। देखिए तो प्रिज्म से गुजरने के बाद जो आपका श्वेत प्रकाश है 7 रंगों में इसलिए विभक्त हो जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 29 है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन विभिन्न विभिन्न होता है, उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, कि प्रिज्म की 2 सतहों से किरण का विचलन होता है, कि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो मेरे राजा जी आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न विभिन्न चाल से होता है, इसलिए आपका ये रीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 30वां है। सवाल नंबर 30 कहता है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्योंकि प्रिज्म के 2 सतहों पर किरण का अपवर्तन होता है, प्रिज्म के सतहों पर किरणों का विचलन होता है, कि प्रकाश किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है, कि विभिन्न रंगों के कारण किरणों का विचलन विभिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणें विचलन विभिन्न विभिन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। तो 30 सवाल ही रहता है, बाकी के और आप सवाल आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आप लोग बताइए कि 30 सवाल में से अपना एक सवाल कितना सही किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए।